प्राचीन समय से महिलाओं पर अत्याचार होते आ रहे हैं, चाहे वह पत्नी, बहू, बेटी, माँ या सास भी हो सकती है। हर घर में अलग अलग भूमिका में महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा है और दिन ब दिन महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का शिकार किया जाता है। इस तरह के परिस्थिति में ज़्यादातर शादीशुदा महिलाओं का घरेलू उत्पीड़न ज़्यादा तौर पर देखा जाता है। जैसे देखा जाए तो समाज में सुरक्षित जीवन बिताना यह हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, मगर बदकिस्मती से यह समाज ऐसे अधिकार के साथ हर किसी को जीने नहीं देता। यदि देखा जाए तो मनुष्य खुद को अपने घर में सुरक्षित महसूस करता है, फिर भी महिलाओं पर घर में ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जाता है, जिसकी वजह से कई ऐसे घर हैं जहां पर महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती। इन घरेलू हिंसा में महिलाओं पर कदम कदम पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और लैंगिक शोषण किया जाता है और इस तरह के घरेलू हिंसा समाज में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए सरकार ने सन 2005 में द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यह कानून लागू किया है, जिसे हिंदी में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 यह कहा जाता है। इस वीडियो में मैं ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यह कानून पूरी तरह से समझ में आएगा। वह इस प्रकार हैं: द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। नंबर 1, इस कानून की ज़रूरत क्यों थी? नंबर 2, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 क्या है? नंबर 3, डोमेस्टिक रिलेशनशिप यानी घरेलू संबंध क्या है? नंबर 4, कौन इस कानून के तहत राहत पाने का दावा यानी क्लेम कर सकता है? नंबर 5, शेयर हाउस होल्ड यानी एक साझा गृहस्थी क्या है? नंबर 6, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा क्या है? नंबर 7, क्या माइनर इस कानून के अनुसार एप्लीकेशन दायर कर सकता है? नंबर 8, रिस्पोंडेंट कौन कौन हो सकते हैं? नंबर 9, क्या सास अपने बहू के खिलाफ इस कानून के अधीन दाद मांग सकती है? नंबर 10, पीड़िता कौन कौन से अधिकारियों से दाद मांगने के लिए संपर्क कर सकती है? नंबर 11, मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कैसे करें? नंबर 12, पीड़िता को कौन कौन से राहत उपलब्ध हैं? नंबर 13, न्यायालय के आदेश की प्रत कैसे प्राप्त करें? नंबर 14, अल्टरेशन ऑफ एक्स पार्टी ऑर्डर। नंबर 15, रिलीफ इन अदर सूट ऑफ द सिमिलर नेचर यानी समान प्रकृति के अन्य सूटों में राहत। नंबर 16, कोर्ट जुरिडिक्शन। नंबर 17, अपील्स। नंबर 18, प्रोटेक्शन ऑफिसर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नंबर 19, पेनल्टी। यह सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो, मैं एडवोकेट हुसैन बागवान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बीइंग टू एक्सपर्ट, जहां पर हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 यह कानून 13 सितंबर 2005 में पूरी तरह से तैयार हुआ और 26 अक्टूबर 2006 को पूरे भारत में लागू किया गया। तो हमारा पहला मुद्दा है, इस कानून की ज़रूरत क्यों थी? प्रत्यक्ष में देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पहले से होते आ रहे हैं, इसलिए रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा बहुत प्रयास किया गया है। इंडियन पिनल कोड 1860 में सेक्शन 498A, इस सेक्शन में घरेलू हिंसा पर थोड़ा रोक लगा, मगर यह ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक पाया, क्योंकि इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 498A यह कानून पति और पत्नी के रिश्ते में यानी ससुराल वालों को महिलाओं का उत्पीड़न करने के आरोप में सज़ा सुनाने का काम करता था, लेकिन इससे महिला के जीवन पर भी बुरा असर पड़ता था,
क्योंकि इस तरह के सज़ा होने से बहुत से महिलाएं सड़क पर आ गए, उनको कोई सहारा नहीं रहता था। इंडियन पिनल कोड घरेलू हिंसा के बारे में नहीं जानता, इसलिए यहाँ पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करने वाले कानून की आवश्यकता होने लगी, जिससे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 यह कानून लाया गया, जिससे महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण करने के लिए मदद होने लगी। हमारा अगला पॉइंट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 क्या है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 यह कानून 13 सितंबर 2005 में पूरी तरह तैयार हुआ और इस कानून को 26 अक्टूबर 2006 को पूरे भारत में लागू किया गया। इस कानून में कुल 5 चैप्टर और 37 सेक्शन है। यह कानून पहली बार घरेलू हिंसा को परिभाषित यानी व्याख्या डेफिनेशन बताने में सफल रहा है। यह डेफिनेशन बहुत ही सटीक तरीके से बताया गया है, जिसमें ना ही शारीरिक हिंसा के बारे में कहा गया है, बल्कि मौखिक बातों से किए जाने वाले हिंसा, साथ ही इमोशनल और आर्थिक हिंसा के बारे में भी बताया गया है। यह कानून मूलतः सिविल लॉ और मूलभूत अधिकार के लिए बनाया गया है, जिसे महिला के सुरक्षा के अनुसार आदेश दिए जाते हैं। यह कानून क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं बनाया गया। इस कानून में अलग अलग रेमेडीज दिए गए हैं, जिससे महिला को कंप्लेंट दायर करने तक मदद मिलती है। यह कानून महिला को डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ने के लिए इमीडिएट सपोर्ट देती है, जिससे महिला का संरक्षण हो सके। हमारा अगला तीसरा मुद्दा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप यानी घरेलू संबंध क्या है। घरेलू संबंध यह एक महिला द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा है, जिसके साथ वह घरेलू संबंध में रहती है। घरेलू हिंसा को समझने के लिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप यानी घरेलू संबंध को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप यह इस कानून के धारा 2F में व्याख्या बताई गई है। घरेलू संबंध यानी दो व्यक्ति, चाहे वह खून का रिश्ता हो, शादीशुदा यानी विवाह द्वारा हो अथवा शादी द्वारा बनाए गए रिश्ते हो, एडॉप्शन द्वारा अथवा एकत्र कुटुंब पद्धति में साथ रहते हो अथवा किसी कारण एकत्र रह चुके हो, ऐसे ही दो व्यक्तियों के बीच में संबंध को दर्शाता है। हमारा अगला पॉइंट है, कौन इस कानून के तहत राहत पाने का दावा कर सकता है। कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में एक घर में रहते हुए किसी प्रकार का उत्पीड़न से सामना करती हो, वह महिला इस कानून के तहत राहत पाने का दावा कर सकती है। वह कौन कौन से रिलेशनशिप हैं, वह इस प्रकार है। कंसाइनग्रेस रिलेशनशिप, इसका मतलब है वह नाते संबंध जो खून के रिश्तों से संबंधित हो, जैसे उदाहरण माँ बेटा, भाई बहन, बाप बेटी इत्यादि। मैरिज जैसे पति पत्नी, बहू भाभी, विधवा आदि रिश्ते। अदर रिलेशनशिप जैसे कि दत्तक लेना अथवा शादी विवाह द्वारा बने हुए रिश्ते। हमारा अगला पॉइंट है, शेयर हाउस होल्ड यानी एक साझा गृहस्थी क्या है। शेयर हाउस होल्ड के बारे में इस कानून के सेक्शन 2S में व्याख्या दी गई है। इस व्याख्या के अनुसार शेयर हाउस होल्ड यानी जहां पीड़ित व्यक्ति रहती है या किसी घरेलू नाते संबंध में या अकेले या रेस्पोंडेंट के साथ किसी घर में रह चुकी है, और जिससे अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस पीड़ित महिला और रेस्पोंडेंट के संयुक्त स्वामित्व या किराएदारी में है, जिसके संबंध में या तो पीड़ित व्यक्ति या रिस्पोंडेंट दोनों संयुक्त रूप से या अकेले कोई आधिकारिक हक हित या साथ रहते हैं, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है, जिसका पीड़ित व्यक्ति इस बात पर ध्यान दिए बिना कि रेस्पोंडेंट या पीड़ित महिला का उस गृहस्थी में
कोई अधिकार, हक या हित है, ऐसे सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा में पीड़ित महिला के जीवन, स्वास्थ्य और उसके सुरक्षा को चोट या नुकसान पहुंचाना शामिल है, जिसमें पीड़ित महिला को शारीरिक रूप से अथवा मौखिक बातों से उसे क्षति पहुंचाना, उसके आर्थिक तंगी करना, साथ ही यौन शोषण करना शामिल है। उसी के साथ पीड़ित महिला या उसके रिश्तेदार को किसी कारण से मजबूर करना या मजबूर करने के लिए चोट पहुंचाना शामिल है, और साथ ही दहेज की मांग करना या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु की पूर्तता करने के लिए मजबूर करना भी शामिल है। इस तरह घरेलू हिंसा के बारे में इस कानून में सेक्शन 3 में संपूर्ण व्याख्या बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या माइनर इस कानून के अनुसार एप्लीकेशन कर सकता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हाँ है। यह सच है कि माइनर भी इस कानून के अनुसार अर्जी कर सकता है। इस कानून के सेक्शन 2B में चाइल्ड के बारे में डेफिनेशन बताई गई है। उसके अनुसार चाइल्ड यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के अंदर है और उसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक भी शामिल है। इस कानून के अनुसार बच्चे की माँ बच्चे के ओर से कोर्ट में अर्जी यानी एप्लीकेशन दाखिल कर सकती है, और इस कानून के अनुसार भरण पोषण और अन्य सुविधाओं की मांग भी कर सकती है। तो इसके अनुसार उस पीड़ित महिला के बच्चे भी को एप्लीकेंट हो जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, रेस्पोंडेंट कौन कौन हो सकते हैं। इस कानून के सेक्शन 2Q में रिस्पोंडेंट की प्रतिभाषा यानी डेफिनेशन बताई गई है, जिसके अनुसार रिस्पोंडेंट यानी वो पुरुष व्यक्ति जो एग्रीड पर्सन यानी एप्लीकेंट पीड़ित महिला के साथ घरेलू नाते संबंध में है या रह रहा है। रिस्पोंडेंट यह उसका पति हो सकता है अथवा कोई पुरुष व्यक्ति अथवा कोई रिश्तेदार हो सकता है। रिश्तेदार का मतलब कोई महिला रिस्पोंडेंट भी हो सकती है। हमारा अगला पॉइंट है, क्या सास अपने बहू के खिलाफ इस कानून के अधीन दाद मांग सकती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब नहीं है। सास अपने बहू के खिलाफ इस कानून के अनुसार दाद नहीं मांग सकती, लेकिन अगर सास अपने बेटे और बहू के वजह से कोई प्रताड़ना का शिकार हो रही हो, तब वह अपने बेटे और बहू के खिलाफ कोर्ट में अर्जी कर सकती है और बहू को बेटे को भड़काने के आरोप लगा सकती है। यहाँ पर बेटा और बहू दोनों को भी रिस्पोंडेंट बना सकती है। हमारा अगला पॉइंट है, पीड़िता किन किन अधिकारियों से दाद मांगने के लिए संपर्क कर सकती है। पीड़िता चाहे तो वह प्रोटेक्शन ऑफिसर अथवा सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क कर सकती है, अथवा वे चाहे तो मामले की पूरी खबर पुलिस को अथवा न्यायाधीश से संपर्क करके बता सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बारे में पूरी व्याख्या इस कानून के सेक्शन 8 और 9 में बताया गया है, और साथ ही इस सेक्शन 8 और 9 में प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में जानकारी दी गई है। प्रोटेक्शन ऑफिसर यह कोर्ट का ही एक ऑफिसर है जो कि पीड़ित महिला की कंप्लेंट बनाकर देने के लिए और कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन दाखिल करने के और उस पर आदेश लेने तक पीड़ित महिला की मदद करता है, और साथ ही पीड़ित महिला को वैद्यकीय उपचार यानी मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग के लिए मदद करता है, और कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को एनफोर्समेंट करने के लिए भी मदद करता है। सर्विस प्रोवाइडर यह एक प्रकार के
एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्थानिक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड किए गए होते हैं। वह पीड़ित महिला को आश्रय देकर मदद करते हैं जो घरेलू हिंसा से शिकार हो चुके हैं, और साथ ही सर्विस प्रोवाइडर पीड़ित महिला को कानूनी तौर पर लीगल एड और साथ ही मेडिकल एड और उस बारे में काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं जिससे पीड़ित महिला को मदद हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कैसे करें। घरेलू हिंसा से संबंधित सभी आवेदन इस कानून के सेक्शन 12 के अनुसार उन मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के श्रेणी में आते हैं। उस आवेदन में पीड़ित महिला एक अथवा एक से अधिक रिलीफ की मांग कर सकती है जो कि इस कानून के धाराओं में बताया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से वह व्यक्ति हैं जो मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश कर सकते हैं। नंबर 1, पीड़ित महिला खुद, जिसे एग्रीड पर्सन कहते हैं, वह खुद आवेदन कर सकती है। नंबर 2, पीड़ित महिला यानी एग्रीड पर्सन की ओर से प्रोटेक्शन ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश कर सकते हैं। और नंबर 3, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित महिला यानी एग्रीड पर्सन की तरफ से मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश कर सकते हैं। अगला मुद्दा, पीड़िता को कौन कौन से राहत उपलब्ध हैं। ए, प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18। प्रोटेक्शन ऑर्डर यानी मैजिस्ट्रेट द्वारा रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट यानी ताकीद दी जाती है कि वह किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा जैसे पीड़ित महिला को प्रताड़ना होने जैसे कृत्य ना करने की कोशिश करे, और साथ में यह भी चेतावनी दी जाती है कि रिस्पोंडेंट यह पीड़ित महिला जहां रहती है वहां ना जाएं और बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां के परिसर में दाखिल ना हो और मिलने की कोशिश ना करे अथवा इस तरह प्रताड़ित ना करे। साथ ही यह भी चेतावनी दे सकते हैं कि रिस्पोंडेंट पीड़ित महिला के संपत्ति का नुकसान ना करे, और दोनों के बैंक में ज्वाइंट अकाउंट हो तो उसमें से रकम ना निकाले, और साथ ही पीड़ित महिला को प्रताड़ित करने हेतु पीड़ित महिला के रिश्तेदारों को मिलने की कोशिश ना करे और प्रताड़ित ना करे। इस तरह के आदेश मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं। नंबर बी, रेसिडेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 19। रेसिडेंस ऑर्डर यानी घर में रहने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया जाता है जब पीड़ित महिला को ऐसा लगता हो कि उसे घर से निकाल दिया है। इस तरह के आदेश तभी दिया जाता है जब पीड़ित महिला को घर वापस जाना हो और हकीकत में उसे घर से निकाला हो। अगर किसी हालात में पीड़ित महिला को पति के साथ सुरक्षित महसूस ना करती हो तब कोर्ट पति को घर से बाहर निकलने का आदेश दे सकता है, और यदि कोर्ट ने पति को घर से बाहर निकलने का आदेश देती है तब पति को घर से बाहर निकलना होगा। नंबर सी, मॉनिटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20। प्रताड़ना के समय पीड़ित महिला को ज़रूरत के खर्चों के लिए जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आने वाले खर्च भी पीड़ित महिला मांग सकती है, और साथ ही विवाहित महिला अपने रोज़ाना खर्चों के लिए मेंटेनेंस भी मांग सकती है। नंबर डी, कस्टडी ऑर्डर अंडर सेक्शन 21। इस धारा के अनुसार पीड़ित महिला अपने बच्चों की कस्टडी की मांग भी कर सकती है, और कोर्ट आदेश देकर बच्चों की कस्टडी मां को दे देता है। इस आदेश के होने के बाद पीड़ित महिला को उसके बच्चों को सौंपा जाता है जो उससे दूर किए गए थे। नंबर ई, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 22। पीड़ित महिला को यदि शारीरिक और मानसिक हानि पहुंची हो तब पीड़ित महिला मैजिस्ट्रेट से कॉम्पेंसेशन ऑर्डर की मांग भी कर सकती है। नंबर एफ, इंटरिम एक्सपर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 21। इंटरिम एक्सपर्ट ऑर्डर यह
पीड़ित महिला द्वारा दायर किए गए आवेदन के सुनवाई के दरमियान किसी भी स्टेज पर इंटरिम एक्सपर्ट ऑर्डर की मांग की जा सकती है। यह आदेश मुख्य आवेदन के जजमेंट के पहले सुनवाई जाती है। यहाँ पर यह बात साबित होती है कि पीड़ित महिला के संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, आदेश की प्रत अंडर सेक्शन 24। इस कानून के सेक्शन 24 के अनुसार सभी प्रकार के आदेश के एक एक कॉपी पीड़ित महिला को मुफ्त में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 15, अल्टरेशन ऑफ एक्सपर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 में कहा गया है कि वह आदेश जो एक पक्षीय आदेश है यानी एक्सपर्ट ऑर्डर है, उसमें परिवर्तन यानी बदलाव करने की कालावधि 3 दिन है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीफ इन अदर सूट्स ऑफ द सिमिलर नेचर कैन बी सोल्ड। समान प्रकृति के अन्य सूटों में राहत। इस कानून का सेक्शन 26 कहता है कि इस कानून के तहत जो राहत का दावा किया जाता है उसमें इसके अलावा कोई अन्य राहत का सिविल दावा किया गया हो अथवा अन्य दावा किया गया हो, उसका इस कानून के तहत दाद मांगते समय आवेदन में उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस समान राहत मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ज्यूरिडिक्शन। इस कानून के सेक्शन 27 में कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पीड़ित महिला जहाँ रहती है अथवा रिस्पोंडेंट जहाँ रहता है वहाँ पर कंप्लेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अथवा जहाँ पीड़ित महिला और रिस्पोंडेंट दोनों आखिरी एक साथ रह चुके हैं वहाँ पर भी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपील। इस कानून के सेक्शन 29 यह अपील के बारे में बताता है। इसके अनुसार पार्टी को 30 दिन के भीतर सेशन कोर्ट में अपील दाखिल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफिसर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्शन 30। इस कानून के अनुसार प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर को गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा दिया गया है, जो कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 21 में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पेनल्टी। इस कानून के सेक्शन 31 में रिस्पोंडेंट द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करने के आरोप में 1 साल की सज़ा और 2000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। यह सज़ा सुनाने का अधिकार उसी मैजिस्ट्रेट को है जिसने प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया है। साथ ही मैजिस्ट्रेट आरोपी के ऊपर इंडियन पिनल कोड 1960 के सेक्शन 498A और साथ ही अन्य कानून जैसे द डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन के अनुसार गंभीर अपराध के चार्जेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह हमने इस वीडियो में द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इस कानून के जानकारी को सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी भी दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।